एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो क्लास है वो सेमेस्टर 1 वाले बच्चों के लिए है। मारवाड़ी कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं जो मेरे से क्लास कर रहे हैं सेमेस्टर 1 वाले बच्चे, उनके लिए है। तो बेटा मैंने हायर परचेज सिस्टम का सारा क्वेश्चन, सारा प्रैक्टिकल, सारा लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। मैंने अभी जो एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम ब्रांच अकाउंटिंग है, वो पेपर मैंने एक क्लास जो है हम मेरे चैनल में मैंने अपलोड कर रखा है। मैं उसका प्लेलिस्ट भी अलग से बना रखा हूं, तो जिस भी बच्चे को क्लासेस करने में कोई परेशानी आती है तो वो डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाकर के वो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें चैप्टर बाय चैप्टर सारे का, यूनिट बाय यूनिट जो है सारे का प्लेलिस्ट आपको बना हुआ है। तो आज का ये जो क्लास है ये दूसरा क्लास है ब्रांच अकाउंटिंग का। आज के क्लास में बेसिकली मैं डील करने वाला हूं, पहला तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में डील करूंगा आपके साथ। दूसरा जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बाद जो है मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपका इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस का भी, क्योंकि मैंने पिछला क्लास इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस में मैंने कुछ बीच में कुछ बातें करके मैंने छोड़ रखा था। देन इसके बाद कुछ फॉर्मेट भी बताऊंगा आज के क्लास में। फॉर्मेट किसके बुक्स में, तो हायर परचेज आपका हेड ऑफिस के बुक में, और दूसरा किसके, ब्रांच के बुक्स में जो है मैं फॉर्मेट भी डिस्कस करूंगा। तो बेटा जिनका आज पहला क्लास है, जो आज मेरा पहला लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि नया जो मैं वीडियो अपलोड करूं तो वो वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। वीडियो को लास्ट तक, अंतिम तक देखेंगे ताकि आपको क्लास पूरा समझ में आ जाए। और अगर आपको क्लास बहुत अच्छा लग रहा है तो आप एक लाइक बटन जो है जरूर प्रेस करेंगे। साथ में किसी भी तरह का कोई भी समस्या अगर आपको ड्यूरिंग क्लास अगर आती है तो आप वो समस्या को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, या जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैं नंबर, जिस नंबर से मैं भेजता हूं वो नंबर मेरा अपना खुद का नंबर है, तो वहां पे भी आप मेरे को रिवर्ट कर सकते हैं फीडबैक के तौर पे। इज इट क्लियर? तो नाउ वी विल स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज ब्रांच अकाउंटिंग। तो बेटा ब्रांच अकाउंटिंग में याद करो, मैंने आप लोगों को सारे को कुछ कॉन्सेप्ट बताया था। मैं आज के क्लास में मैं वही कॉन्सेप्ट से मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ इनवॉइस प्राइस। क्या चीज पे डील कर रहा हूं मैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इनवॉइस प्राइस पे मैं डील कर रहा हूं। तो इनवॉइस प्राइस के लिए एंड साथ में लोडिंग के बारे में भी बात बताता हूं। क्या चीज के बारे में, लोडिंग के बारे में। लोडिंग याद करिए, मैंने आपको इसका पहला कॉन्सेप्ट समझाया था कि इनवॉइस प्राइस जो होता है वो क्या होता है, तो इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस या कैश प्राइस प्लस लोडिंग प्राइस। प्लस क्या होता है बताना, लोडिंग प्राइस होता है। तो हमारा इनवॉइस प्राइस जो है वो आपका कॉस्ट प्राइस प्लस लोडिंग प्राइस होता है। इसका कहने का मतलब हम इसको और भी लिख सकते हैं दूसरे तरीके से। तो नाउ कॉस्ट प्राइस में कैलकुलेट एज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस ले लेंगे। हम क्या ले लेंगे बेटा, इनवॉइस प्राइस ले लेंगे माइनस लोडिंग प्राइस भी किया जा सकता है। तो ये तो हमारा हो गया क्या चीज, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू। सर ऐसा है ना, आप ये मत बताओ, अब एक और फॉर्मूला इससे मैं क्रिएट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने यहां पे लोडिंग जो निकाला वो कैसे निकाला, तो लोडिंग इज इक्वल टू लिया मैंने इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जो है यही हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा लोडिंग कहलाएगा। इज इट क्लियर? ध्यान समझ में आ रही है यहां तक? तो यहां तक अगर आपको बातें समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके आगे डिस्कस करने वाला हूं तो समझोगे चीजों को। ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है एक ही चीज से निकला है, मैंने कोई नया कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताया है। तो चलिए सर ये तो बहुत बच्चा वाला चीज था, इसको आप झूठ मूठ का बता दिए, मैं इसी से आगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, ठीक है। चलिए तो नोट डाउन करेंगे इसको, मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूं।
तो नोट डाउन कर लेंगे, आप वीडियो पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूं, ध्यान से समझोगे चीजों को। तो बेटा सबसे पहली बात याद करिए, मैंने पिछला क्लास मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखा था। मैं वही एग्जाम्पल, मेरे को एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है, मैं बट वही एग्जाम्पल को मैं समझा रहा हूं आपके साथ में। मान लेता हूं इनवॉइस प्राइस जो है ये मिसिंग है, इनवॉइस प्राइस नहीं दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है 400, और लोडिंग जो बोलता है ना, लोडिंग जो है वो दे रखा है 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस ऑन इनवॉइस प्राइस। क्या दे रखा है बताना, 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। आप कंप्यूट, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, मैंने पिछला बार क्वेश्चन क्या लिया था, कंप्यूट आईपी एंड लोडिंग। आपको क्या निकालना है बताना, इनवॉइस प्राइस निकालना है और लोडिंग निकालना है। तो मेरे को एक बात बताना, मैं इसको ना 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट से आपके साथ समझाऊंगा, 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाए वही मेथड आप फॉलो अप करना। तो देखो सबसे पहली बात ये क्या हो गया, हमने क्या देख रखा है, ध्यान से समझ लो। हमने देख रखा है सर आपका इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस लोडिंग होता है, ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है, ये हमने शुरू में देख रखा है। तो नाउ अगर हम यहां पे लोडिंग करें, लोडिंग दिखाएं, तो लोडिंग इज इक्वल टू 20% ऑन आईपी, मतलब इनवॉइस प्राइस मल्टीपल 20 डिवाइडेड बाई 100। और मजेदार बात यह है, लेट आईपी हमें तो पता नहीं है, तो लेट आईपी बी एक्स। अगर हमने आईपी को मान लिया एक्स, तो देयरफॉर लोडिंग इज इक्वल टू एक्स का 20 डिवाइडेड बाई 100, मतलब ये x बाई 5 हो जाएगा। x बाई क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। तो नाउ अब इसी वैल्यू पे अगर हम वैल्यू को पुट डाउन करें, तो हमारा आईपी के बराबर क्या निकला है, आईपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस लोडिंग। आईपी हमारा क्या निकला है बेटा, तो कॉस्ट प्राइस प्लस लोडिंग निकल रखा है आईपी। तो जब आईपी कॉस्ट प्राइस और आईपी को हमने x माना है, तो ये x इज इक्वल टू 400 प्लस x अपॉन 5, क्या ये हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। अब अगर हम इसको इधर ले लाए, तो क्या ये कॉन्सेप्ट x माइनस x अपॉन 5 इज इक्वल टू 400 हो जाएगा। तो देयरफॉर 5x माइनस x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 400। तो बताना मेरे को यहां पे 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू 400। तो बताना आगे x इज इक्वल टू 5 मल्टीपल 400 अपॉन 4। तो ये कैंसिल हो जाएगा 100। तो क्या x इज इक्वल टू 500 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो जब x हमारा 500 आ गया, तो लोडिंग जो है तो देयरफॉर लोडिंग जो है यहां पे कितना आ जाएगा, x अपॉन 5 है, तो हमारा यहाँ पे x जो है वो 500 है, तो 500 डिवाइडेड बाई 5, तो क्या ये आपका 100 नहीं आ जाएगा, बताओ। ऐसे भी अगर आप 500 माइनस 400 करोगे, 500 ये हमारा अगर 500 आ गया, 500 माइनस 400 करोगे तो 100 ही ना आएगा। देखो एक तो ये कॉन्सेप्ट हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी मेथड बोलो, या फिर आपका assumptions मेथड बोलो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मेथड बोलो, तो ये सारे नाम होते हैं इसके। अगर एक छोटा सा क्वेश्चन में अगर हमको इतना लंबा सॉल्यूशन करना पड़ जाए, तब तो समय इसी में लग जाएगा ना। तो मैं बेटा इसके लिए एक फॉर्मूला बता देता हूं आपको, ध्यान से सुनना, मैं इसके लिए फॉर्मूला बता देता हूं, चलो समझोगे चीजों को, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक ना, वीडियो पॉज करके। मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं, कभी भी जब इस केस में आपका रहे, तो यहां पे लोडिंग अगर आपको निकालना है,
तो हम यहां पे अमाउंट ऑफ कॉस्ट प्राइस लेंगे। देखो ध्यान से सुनना, इनवॉइस प्राइस पे बेस्ड है, लेकिन हमने कौन सा अमाउंट लिया, कॉस्ट प्राइस लिया। तो भैया जब कॉस्ट प्राइस लिया तो इनवॉइस प्राइस से कम है कि ज्यादा है, तो सर कम है, तो मल्टीपल रेट डिवाइडेड बाई 100 माइनस रेट कर लेंगे। माइनस क्या कर लेंगे, रेट कर लेंगे। तो चलो देखो ये फॉर्मूला याद रखना। तो अमाउंट ऑफ यहां पे 400 मल्टीपल 20 अपॉन 100 माइनस 20, तो 100 माइनस 20 मतलब ये आ जाएगा आपका 20 अपॉन 80, और ये 80 आया तो ये 4 आ जाएगा, और ये 4 और ये 100। तो क्या हमारा लोडिंग प्राइस 100 आ गया कि नहीं आ गया, सर आ गया। लेकिन इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? सर ये तो लोडिंग आपने निकाला, अगर इसी फॉर्मूला में एक ही बार में हमको इनवॉइस प्राइस निकालना पड़ता तो इनवॉइस प्राइस के लिए भी फॉर्मूला कुछ ऐसे ही हो जाता। अमाउंट ऑफ कॉस्ट प्राइस, अमाउंट ऑफ क्या चीज बताना बेटा, कॉस्ट प्राइस मल्टीपल 100 अपॉन 100 माइनस रेट, ये करते हम लोग। तो 100 कॉस्ट प्राइस कितना है, 400 मल्टीपल 100 डिवाइडेड बाई 80। तो क्या ये 0 कैंसिल, ये 5 कैंसिल, ये 5 दुना, ये 4 दुना, और ये क्या 100 आ जाएगा। तो मेरे को एक बात बताना, क्या ये 500 आ गया बेटा? तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, ये सेकेंड कॉन्सेप्ट, ये सेकेंड कॉन्सेप्ट बाय फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला में ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, ये फॉर्मूला याद रख लेना। और ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, जब आपका लोडिंग जो है बेस्ड रहे किस पे, इनवॉइस प्राइस पे, और आपका कॉस्ट प्राइस दे रखा है, मतलब इनवॉइस प्राइस से कम वाला वैल्यू दे रखा है। या फिर थर्ड कॉन्सेप्ट जो मैं बोलूंगा, थर्ड आप सभी बच्चों को मैं बता दूं, थर्ड कॉन्सेप्ट ही मैं फॉलो अप कराऊंगा। मेरे को एक बात बताना, थर्ड कॉन्सेप्ट जो है ना, ये रीडिंग मेथड है। आप कैसे रीड करते हो, ये रीडिंग मेथड बोलते हैं हम लोग इसको। ये मेरा अपने से इजाद किया हुआ मेथड है, ये रीडिंग मेथड है, ये सबसे इजी मेथड है। सुनना, लोडिंग जो है वो कितना है सर, ये है 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। 20% ऑन क्या चाहिए बेटा, इनवॉइस प्राइस। तो मेरे को एक बात बताना, अगर ये 20% ऑन इनवॉइस प्राइस है, कहने का मतलब 20 अपॉन 100 हो जाएगा। तो 20 अपॉन 100 को क्या 1/5 मैं नहीं लिख सकता हूं, तो सर लिख सकता हूं। अब देखना, सुनना, रीड करना, 1/5 ऑन आईपी, ये रीड करना। अगर लोडिंग इनवॉइस प्राइस 5 रुपया है, इनवॉइस प्राइस कितना बेटा, 5 रुपया है, तो लोडिंग इस पर कितना है, 1 रुपया है। क्यों? क्योंकि अगर 20 अपॉन 100 है तो 20 इज योर लोडिंग और 100 इज योर आईपी। तो इसका कहने का मतलब 5 रुपया में अगर 1 रुपया लोडिंग है, तो उस 1 रुपया को अगर हटा दो तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 1/4 ऑन कॉस्ट प्राइस? क्योंकि अगर हम उस लोडिंग को ही हटा दें तो क्या हमारा कॉस्ट प्राइस नहीं आ सकता है बेटा, बताओ? आ सकता है सर, ये तो सबसे इजी हो गया। अब बताना, जब कॉस्ट प्राइस दे रखा है तो डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस का 1/4 क्या 100 नहीं आ जाएगा? मतलब मैंने यहां पे फिर से मैं समझा रहा हूं, मैंने कैसे रीड किया। मैंने रीड किया, अगर किसी प्रोडक्ट का, इसी प्रोडक्ट का, ये जो चौक का प्रोडक्ट है, ये इसका 5 रुपया आपका कॉस्ट प्राइस है, सॉरी इनवॉइस प्राइस है, जिसमें 1 रुपया जो है कॉस्ट प्राइस मेंशन है। देखो शुरू से थोड़ा सा मिस ये हो गया था। इस चौक का इनवॉइस प्राइस 5 रुपया है और इस चौक में 1 रुपये का लोडिंग है, तो बताना इसका दाम कितना होगा। तो इसमें 1 रुपये का लोडिंग है, मतलब 1 रुपये का कॉस्ट जो है इसमें क्या है, ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो जब ज्यादा जुड़ा हुआ है 1 रुपये का कॉस्ट, तो 1 रुपये का कम करना है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, सीधे इसको माइनस कर देंगे तो 4 नहीं आ जाएगा, तो 1/4 ऑन क्या हो जाएगा, सीपी। एंड सीपी दे रखा है हमें। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गया? तो चलिए सर, ये बात तो समझ में आ गया। मैं एक और दूसरा क्वेश्चन लेकर के बताता हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं। ये अभी बहुत बार पढ़ेंगे हम लोग, डोंट वरी। ये रीडिंग वाला मेथड जो है बहुत बार पढ़ेंगे, है ना, बहुत बार पढ़ेंगे। तो इसलिए आप एकदम निश्चिंत रहें, एकदम आराम से मैं धीरे धीरे कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। मेरे को एक बात बताना, इसलिए मैंने लास्ट क्लास इसको नहीं लिया था।
एक और एग्जांपल, अमाउंट ऑफ इनवॉइस प्राइस। अमाउंट ऑफ इनवॉइस प्राइस जो है ये 1500 है। कितना बेटा? 1500। और अमाउंट ऑफ कॉस्ट प्राइस जो है ये आपका नील है, ये कुछ नहीं दे रखा है। देन लोडिंग जो है ये आपका 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। किस पर है बताना? 25% ऑन कॉस्ट प्राइस पर है। तो मेरे को एक बात बताना, अगेन इस क्वेश्चन में क्या कॉस्ट प्राइस मेंशन है? नहीं सर, कॉस्ट प्राइस मेंशन नहीं है। तो अब समझने वाली बात यह है कि ऐसा करो सर, हमको आप इनवॉइस प्राइस के बराबर क्या आपका कॉस्ट प्राइस प्लस लोडिंग होता है कि नहीं होता है? हाँ सर, होता है। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है बताना? लोडिंग प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस प्लस लोडिंग प्राइस इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। तो अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट हम तो फॉर्मूला जान ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम फॉर्मूला के हिसाब से बात करें तो लोडिंग इज इक्वल टू सीपी मल्टीपल रेट डिवाइडेड बाई 100। तो रेट हमारा 20% है, लेकिन क्या सीपी मेंशन है? तो सर नहीं। तो लेट, मान लेता हूं, लेट सीपी बी एक्स। अगर हमारा सीपी एक्स है तो देयरफॉर लोडिंग प्राइस जो हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स मल्टीपल 25/100। तो क्या ये 1/4 नहीं हो जाएगा? तो क्या ये x बाई 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? हो जाएगा। तो लोडिंग जब x/4 आ गया तो हमने यहां पे फॉर्मूला दिखा रखा है, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस लोडिंग। यही होता है। तो बताना, इनवॉइस प्राइस हमको दे रखा है 1500 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस x ले रखा है प्लस x/4 कर रखा है। कितना कर रखा है बच्चा? x/4 कर रखा है। तो क्या ये हमारा, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 1500 इज इक्वल टू 4x प्लस x अपॉन 4, ये हो जाएगा एलसीएम लेकर के। देन 1500 इज इक्वल टू 5x डिवाइडेड बाई 4। तो बताना x इज इक्वल टू 1500 मल्टीपल 4/5। तो क्या ये 1200 नहीं आ जाएगा बच्चा? बताओ, क्या ये 1200 नहीं आ जाएगा? सर आ जाएगा। तो जब कॉस्ट प्राइस हमारा 1200 निकल गया तो देन लोडिंग इज इक्वल टू लोडिंग हमारा कितना है? x/4 है, x/4। तो बताना 1200 डिवाइडेड बाई 4 कर लोगे तो 4 तिया 1200। तो 300 हमारा क्या आ गया? लोडिंग आ गया। तो बताना, अब हमने सारा चीज निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? सीपी इज इक्वल टू 1200 और लोडिंग इज इक्वल टू कितना बेटा? तो लोडिंग इज इक्वल टू 300। यही दोनों को ऐड करने के बाद क्या हमारा इनवॉइस प्राइस आता है कि नहीं आता है? तो आ गया इनवॉइस प्राइस। ये तो लॉन्ग कट मेथड, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। अब इसी का अगर हम शॉर्टकट मेथड की बात करें, मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से सुनना। शॉर्टकट मेथड की बात करें बाय फॉर्मूला, तो समझ लो फॉर्मूला के हिसाब से, क्योंकि हमारा परसेंटेज जो है कॉस्ट प्राइस पे बेस्ड है और इनवॉइस प्राइस का अमाउंट दे रखा है और इनवॉइस प्राइस ज्यादा होता है, तो हम यहाँ पे कुछ काम करेंगे। अगर हमको ज्यादा वाला वैल्यू जाना है तो हमने यहाँ पे दिखाना लोडिंग प्राइस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इनवॉइस प्राइस। लोडिंग प्राइस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इनवॉइस प्राइस मल्टीपल रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट। देखो वहां पे हमने माइनस किया था बेटा, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? प्लस कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस से इनवॉइस प्राइस ज्यादा है, तो ये जब मेरा ज्यादा है तो यहाँ पे प्लस,
और अगर हम इधर से आते हैं तो माइनस। इज इट क्लियर? तो प्लस कर रहे हैं। तो हमारा इनवॉइस प्राइस कितना है? 1500 मल्टीपल रेट है 25 डिवाइडेड बाई 125। तो 25 125 1/5, तो 5 दिया 15, 300 आ गया यहाँ पे। क्लियर है? अच्छा सर, इसी में आप बता दो, आपका अगर डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोले तो कॉस्ट प्राइस के लिए क्या करेंगे? तो कॉस्ट प्राइस के लिए अमाउंट ऑफ इनवॉइस प्राइस मल्टीपल 100 अपॉन 100 प्लस रेट, यही करते हैं। तो मेरे को एक बात बताना, 1500 मल्टीपल 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट मतलब 125 है, 125 हो जाएगा। तो क्या ये 4 और ये 5 हो जाएगा, और ये 5 तिया 15 हो जाएगा, 4 तिया 12। मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है, क्या ये आपका 1200 कॉस्ट प्राइस नहीं आ गया? बताओ तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया बच्चा? कॉस्ट प्राइस 1200 आ गया। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 1200। अब देखो मैं थोड़ा सा रीड करने का तरीका बता रहा हूं। नेक्स्ट मेथड ना, रीडिंग मेथड जो सबसे इजी है, रीडिंग मेथड जो सबसे इजी है। तो रीडिंग मेथड में बताना मेरे को, क्या ये 25% ऑन सीपी है कि नहीं है? तो सर है। क्या हम इसको 1/4 ऑन सीपी इज इक्वल टू लोडिंग नहीं लिख सकते हैं? तो सर लिख सकते हैं। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट का, ये चौक का अगर कॉस्ट प्राइस 4 रुपया है और इसमें लोडिंग 1 रुपया है, तो क्या इसका मतलब 1/5 ऑन इनवॉइस प्राइस जो है वो लोडिंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस से इनवॉइस प्राइस जो बड़ा होता है, तो हमको उधर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो हमारा रीडिंग कॉन्सेप्ट तो सबसे इजी है। रीडिंग कॉन्सेप्ट में तो दिमाग ही नहीं लगाने हैं जाते। तो सर ऐसा करो, इसका थोड़ा सा एक चार्ट बता दो आप। तो देखो बेटा ऐसा है, मैं मिटा रहा हूं इसको, ध्यान से सुनना, इसको नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके, समझोगे चीजों को, है ना? समझोगे चीजों को। यहां पे कुछ कंक्लूजन बाहर निकल करके आया, और वो कंक्लूजन क्या आया है वो देख लो। कंक्लूजन क्या होकर के आया है वो समझ लो। अगर हम मान लेते हैं सपोज 16 या 20% ऑन इनवॉइस प्राइस, ऑन कॉस्ट प्राइस, या फिर कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं, कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं, तो क्या 20% को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1/5 ऑन सीपी? तो बेटा बताना 1/5 ऑन सीपी मतलब अगर हम कंक्लूजन ऑफ लोडिंग, ये लोडिंग की बातें हो रही है, ये लोडिंग की बातें हो रही है। तो अगर हमारा लोडिंग 5 रुपए कॉस्ट प्राइस पे 1 रुपया लोडिंग है, 5 रुपए कॉस्ट प्राइस पे 1 रुपया लोडिंग है, तो सीपी से हमारा क्या में कन्वर्ट होता है? आईपी में। तो आईपी जो है, क्या वो हमारा 1/6 नहीं हो जाएगा? बताओ तो। क्यों? क्योंकि 5 और 1 को जोड़ दोगे तो 6 आ जाएगा। हमने इधर से पढ़ा तो ऐसे पढ़ा, इधर से पढ़ोगे तो 1 घटा दोगे। मतलब हमको सीपी से अगर आईपी में जाने हैं तो एक जो ऊपर का न्यूमरेटर से वो बढ़ा दिया जाएगा, और अगर हमको आईपी से सीपी में आने हैं तो घटा दिया जाएगा। उसी तरह अगर कोई बोले सर आप ऐसा करो 1/4 ऑन सीपी ले लो, मतलब अगर इस चौक का 4 रुपया दाम है और 1 रुपया लोडिंग करके भेजना है, तो हमने इसको भेजा कितना में होगा? 1/5 ऑन आईपी में भेजा होगा। अच्छा, इसी में सर क्या हम ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं 1/3 ऑन सीपी ले लो, तो क्या ये 1/4 ऑन आईपी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर हो जाएगा। इसी तरह क्या 1/2 ऑन सीपी को क्या 1/3 ऑन आईपी नहीं हो जाएगा बच्चा? हो जाएगा। तो सर इसको आप परसेंटेज में दिखा दीजिए। इसी का कहने का मतलब ये हो गया, मैं ब्रैकेट में परसेंटेज दिखाता हूं, 20% ऑन सीपी, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या ये 16 इंटीग्रल 2/3% ऑन आईपी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस 100 से मल्टीप्लाई कर देना दोनों साइड। इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 25% ऑन सीपी इज इक्वल टू 20% ऑन आईपी? क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 33 इंटीग्रल 1/3%
इज इक्वल टू 25% ऑन आईपी। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? 50% ऑन सीपी इज इक्वल टू 33 इंटीग्रल 1/3% ऑन आईपी। ये नहीं लिखा जा सकता बेटा, बताओ। तो ये तो अभी तक का सबसे इजी कॉन्सेप्ट इनवॉइस प्राइस कंप्यूट करने का। तो देखो इनवॉइस प्राइस मैं बार बार बता रहा हूं, इतना इजी इतना डेप्थ में मैंने इसलिए बताया क्योंकि आगे जो है आपको और भी चैप्टर में इनवॉइस प्राइस का यूज जो है आएगा। कंसाइनमेंट में आएगा, जॉइंट वेंचर में आएगा, पार्टनरशिप में आएगा, और भी बहुत जगह आएंगे। तो ऐसा है ये क्लास जो है आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके तुरंत बाद मैं कुछ फॉर्मेट के बारे में जिक्र करूंगा। तो फॉर्मेट ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूं, चलिए इसको नोट डाउन करेंगे, है ना, इसको नोट डाउन करेंगे। तो चलिए नोट डाउन कर लिया होगा, और जिसका नहीं हो पाता है कोई बात नहीं, वो लोग जो है वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखो मैंने आपको दो तरीके बताया था, मैंने आपको साफ साफ बताया था कि गुड्स जो है सेंट जो है वो कॉस्ट प्राइस में भी किया जा सकता है, इनवॉइस प्राइस में भी किया जा सकता है। तो मैं तो सबसे पहला बात करता हूं एट कॉस्ट प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस वाला बाद में कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। पहला मैं कॉस्ट प्राइस पे बात करता हूं। तो बताना कौन कौन से बंदे थे? दो बंदा था पिछला क्लास, एक तो हेड ऑफिस और दूसरा ब्रांच। तो मैं यहां पे बात करता हूं इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस के बुक में पहला लेजर जो बनेगा वो क्या बनेगा वो बता दे रहा हूं मैं। सबसे पहला लेजर जो बनेगा वो है ... ब्रांच अकाउंट। तो ... ब्रांच अकाउंट में सबसे पहली बात अगर मैं देखूं यहां पे, तो ये आपका ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आपको साफ साफ बताया था। जो ब्रांच का है वो क्या उसका एक्चुअल मालिक ब्रांच है? नहीं बेटा, उसका एक्चुअल मालिक ब्रांच नहीं होता है। उसका एक्चुअल मालिक कौन होता है? तो उसका एक्चुअल मालिक हेड ऑफिस होता है। कौन होता है? तो हेड ऑफिस होता है। बात समझ में आया? तो ऐसा है, अगर ये कंप्लीट नहीं होगा तो मैं मिटा के इसी को आगे और बढ़ा दूंगा, ठीक है। ये आपका पर्टिकुलर्स हो गए, देन यहां पे अमाउंट, ये रुपया में, देन यहां पे पर्टिकुलर्स हो गया, है ना, देन यहां पे अमाउंट हो गया रुपया, और ये क्रेडिट, ठीक है। तो देखो अगर मेरा कोई एक सर्टेन ब्रांच है, उस ब्रांच में मेरे कुछ फर्नीचर पड़े हुए हैं, कुछ लाइबिलिटीज पड़े हुए हैं, और भी बहुत सारे सामान पड़े हुए हैं, तो वो किसका होता है? हेड ऑफिस का। तो हेड ऑफिस का अगर एसेट्स है तो एसेट्स का बैलेंस क्या? डेबिट। तो डेबिट साइड में टू यहां पे ओपनिंग एसेट्स के नाम से जाएगा, ओपनिंग एसेट्स के नाम से, या सन्ड्री एसेट्स के नाम से भी लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, टू ओपनिंग सन्ड्री एसेट्स। तो यहाँ पे कौन कौन सा वैल्यू? तो जैसे यहाँ पे चला गया सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, अगर आपके पास कुछ स्टॉक है आपके ब्रांच में। उसी तरह सर हमारे ब्रांच में ना सर डेटर्स भी था, तो कोई बात नहीं बच्चा, डेटर्स दिखा दो, ओपनिंग डेटर्स। सर हमारे ब्रांच में ना सर कुछ कैश भी थे, तो चलो ठीक है, ओपनिंग कैश भी दिखा देंगे, मेरे पास ब्रांच में कैश थे। या अदर एसेट्स, इसके अलावे भी अदर सन्ड्री एसेट्स, इसके अलावे भी बहुत सारे सन्ड्री एसेट्स थे। तो ये जैसे थे ये आउटर कॉलम में चला गया यहाँ पे। इज इट क्लियर? तो सर इसके अलावे बता दो और क्या जा सकता है? तो इसके अलावे बेटा क्या मेरे पास लायबिलिटीज भी तो हो सकते हैं ना। तो यहां पे बाय ओपनिंग लायबिलिटीज क्या लिखेंगे बच्चा बताना? बाय ओपनिंग लायबिलिटीज। तो ओपनिंग लायबिलिटीज में आ जाएगा जैसे ओपनिंग क्रेडिटर्स, लिख लो सर, लिख लिया। क्या ये ओपनिंग बिल्स पेबल आएगा? तो सर आएगा, ओपनिंग बिल्स पेबल, है ना। देन इसके बाद अदर
लायबिलिटीज, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे लायबिलिटीज वो यहां पे आ जाते हैं। इज इट क्लियर? ये आउटर कॉलम में चले जाते हैं। अब बताना गुड्स जो है वो अगर हेड ऑफिस को सप्लाई करेंगे तो हेड ऑफिस जो है मेरा डेटर्स कहलाए, सॉरी हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स सप्लाई किया तो ब्रांच जो है वो मेरा डेटर्स कहलाएगा, और डेटर्स का डेबिट बैलेंस, तो हम यहां पे हेडिंग डालेंगे टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस। ठीक है। अच्छा, जो गुड्स हमने क्या किया था, सप्लाई किया था, ये रिटर्न भी तो हो सकता है ना, तो रिटर्न के लिए बेटा सीधा सा लिखेंगे टू गुड्स सप्लाइड बाय हेड ऑफिस। तो यहां पे ब्रैकेट में सीधा सा बात जो है हम लोग यहां पे रिटर्न लिख देंगे और कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरे एक डिपार्टमेंट से, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में भी तो गुड्स ट्रांसफर हो सकते हैं ना, तो हम यहां पे लिखेंगे टू गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम वन ब्रांच, मतलब इस ब्रांच से दूसरे ब्रांच से इस ब्रांच में है, टू अदर ब्रांच, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जा रहा है गुड्स। इज इट क्लियर? तो ये काम तो आपका इधर भी हो सकता है ना, इस ब्रांच से माल चला गया दूसरे ब्रांच में, तो बाय सीधा सा गुड्स ट्रांसफर टू अदर ब्रांच, दूसरे ब्रांच में गुड्स हमने ट्रांसफर किया। यहां ट्रांसफर फ्रॉम लिखा है, यहां पे ट्रांसफर टू लिखा है, मतलब दूसरे ब्रांच में हमने गुड्स को ट्रांसफर कर दिया। चलिए यहां तक लिखेंगे, ये खत्म नहीं हुआ है बच्चा, इसके आगे और भी बाकी है, अभी ये लिख लेंगे, ये खत्म नहीं हुआ है, मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से समझोगे क्योंकि मैं इसी के आगे कंटिन्यू करने वाला हूं। बताना, अब हेड ऑफिस ने अगर कुछ खर्चा दिया होगा, किसके लिए, उसी के नीचे लिखना फॉर्मेट। अगर हेड ऑफिस ने खर्चा दिया होगा ब्रांच को, तो यहां पे टू कैश या बैंक दिखाएंगे। तो क्या क्या चीज का खर्चा दिया होगा सर? सैलरी का दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। रेंट का दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। मेरे को एक बात बताना, कमीशन दे सकता है कि नहीं दे सकता? हाँ सर, कमीशन के बिना तो ब्रांच काम ही नहीं करेगा। या एनी अदर एक्सपेंसेस, और ये जो है टोटल आउटर कॉलम में चला जाएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। किसने किया है बताना? हेड ऑफिस ने दिया है, तो ये लिखेंगे क्योंकि हेड ऑफिस के बुक से जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो टू बैंक। अच्छा, जब इसके पास पैसे आएंगे तो बाय कैश लिखोगे बेटा, या तो फिर बाय क्या लिखोगे? बैंक लिखोगे। क्या लिखोगे बताना? बाय कैश लिखोगे या बाय बैंक लिखोगे। कैसे कैसे पैसे आ सकते हैं? तो या तो हमारा कैश सेल्स आ सकता है, क्या आ सकता है बताना? कैश सेल्स। या तो फिर आ सकता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, हमने डेटर्स से कैश में रिसीव किया है कुछ पैसा, तो वो यहां पे आ सकता है, और यही टोटल आउटर कॉलम में चला जाएगा। अच्छा, कभी कभी ये भी तो होता है ना, जो गुड्स हमने क्या किया है, गुड्स हमने सप्लाई किया है, वो रास्ते में ही पड़ा हुआ है, तो क्या वर्ड यूज करेंगे? बाय गुड्स इन ट्रांजिट। अगर रास्ते में पड़ा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? बाय गुड्स इन ट्रांजिट लिखेंगे। समझ में आ गई बातें? गुड्स सेंट किया है बट नॉट एट टू बी रिसीव्ड। अच्छा, इसके अलावा जो एसेट्स था, अगर हमारे पास कुछ क्लोजिंग से एसेट्स बाकी है तो टू आप यहां पे क्या लिखोगे? सन्ड्री एसेट्स या क्लोजिंग एसेट्स। तो क्लोजिंग एसेट्स में जैसे यहां पे ऊपर में जो था, जैसे क्लोजिंग स्टॉक था बेटा, तो क्लोजिंग स्टॉक दिखा देंगे। देन इसी तरह अगर हमारे पास क्लोजिंग डेटर्स है तो वो दिखा देंगे। देन इसके बाद हमारे पास क्लोजिंग कैश है, तो वो भी दिखा देंगे, या अदर कोई है तो वो भी दिखा देंगे, और ये आउटर कॉलम में यहां पे चला जाएगा। इज इट क्लियर?
सेम उसी तरह आपका डेबिट साइड में भी टू सन्ड्री लायबिलिटीज, क्योंकि जब हमारा ओपनिंग एसेट्स हो सकता है लायबिलिटीज भी हो सकता है, तो जब क्लोजिंग हुआ एसेट्स तो क्लोजिंग लायबिलिटीज भी तो होगा ना, आ जाएगा क्लोजिंग क्रेडिटर्स। क्या आ जाएगा बच्चा? क्लोजिंग क्रेडिटर्स आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्लोजिंग बिल्स पेबल, बिल्स पेबल या अदर लायबिलिटीज, अदर लायबिलिटीज। तो ये कहानी आ गया और ये आउटर कॉलम में। इज इट क्लियर? अच्छा, अब हम क्रेडिट को एक्सेस करेंगे, तो अगर हमारा एक्सेस आया तो यहां पे लिखा जाएगा टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यही वैल्यू जो है ना बेटा आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। ठीक है ना सर? अगर हमारा इधर आया तो इधर भी वही लिखेंगे, बाई जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा जाएगा और ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर इफ एनी, अगर कुछ है तो। ठीक है ना? बस ये हमारा खत्म हो गया। एक फॉर्मेट तो मैंने बता दिया, एक फॉर्मेट किसको बता दिया? तो हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच अकाउंट कैसे बनता है मैंने इसके बारे में जिक्र कर दिया। इज इट क्लियर? तो मैं नेक्स्ट क्लास जो है मैं इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करूंगा, ठीक ना? और इसके अलावे जो है, इसके अलावे जो है मैं कुछ प्रैक्टिकल्स भी बातें करूंगा। चलो देखो एक चीज और मैं हेड ऑफिस जो है ना आज पूरा खत्म ही कर देता हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, एक टॉपिक और है, रुक जाओ। हेड ऑफिस में पूरा खत्म ही कर देता हूं। ऐसा करता हूं मैं, एक लेजर और बनाना था और वो लेजर का नाम क्या था? गुड सेंट। तो देखो समझोगे यहां पे, वो बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरा लेजर, पहला लेजर तो ब्रांच अकाउंट था, दूसरा लेजर था आपका गुड्स सेंट टू डॉट 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 ब्रांच। तो बेटा ऐसा है, यहां पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पर्टिकुलर वगैरह सब लिख लोगे ना आप, तो हाँ सर लिख लेंगे, ये तो छोटा सा चीज था, तो आप लिख लेना पर्टिकुलर वगैरह सब, है ना? मैंने फॉर्मेट बस क्लिक कर दिया। डेबिट क्रेडिट, आपका डेबिट साइड में यहां पे बाई ब्रांच अकाउंट, बाई ब्रांच अकाउंट जाएगा। और ब्रांच अकाउंट में कौन सा वैल्यू? तो गुड सेंट वाला, जो वहां पे आपने डेबिट कर रखा है यहां पे वो क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अच्छा, देन यहां पे फिर से टू ब्रांच, और यहां पे जो डेबिट साइड में जो लिखा जाएगा, याद करिए अगर आपने गुड्स किसी भी तरह का कोई रिटर्न हुआ है, गुड्स रिटर्न, अगर कुछ रिटर्न हुआ है तो वो जाएगा। देन इसके बाद फाइनली जो है हमारा लेजर जो है वो आपका बंद हो जाएगा, ये लेजर जो है बेटा वो बंद हो जाएगा। बात समझ में आई? और यहां पे फिर टू गुड्स टू ट्रेडिंग अकाउंट, या तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दो इसको, या तो फिर इसके जगह परचेज लिख दो, इसके जगह क्या लिख दो? परचेज लिख दो। और यही हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा, यही हमारा क्या आएगा? तो यही हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा। और ये हमेशा इधर ही बचेगा, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू क्रेडिट जो है ऑलवेज एक्सेस करेगा डेबिट से। जितना हम गुड सेंड करेंगे उससे कम या उतना ही ना रिटर्न होगा, तो ऑलवेज बैलेंस जो है वो किधर आएगा? डेबिट बैलेंस आएगा, मतलब क्रेडिट इज एक्सेस ओवर टू डेबिट। इज इट क्लियर? बस यही है छोटा सा, और कुछ बात नहीं था इसमें, तो बाकी बातें तो मैंने कवर अप करा ही दिया है, ठीक ना? तो ये आपका फॉर्मेट मैंने आज की क्लास में डिस्कस कर दिया, ठीक ना? तो नेक्स्ट क्लास जो मैं आऊंगा वो एक क्वेश्चन के साथ आऊंगा। ओके, थैंक यू।